उनको फ्रेम करने का। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस इन सेकंड क्लास द लिस्ट, शेड्यूल्स, पार्ट्स of Indian Constitution, borrowed features of Indian Constitution, Constituent Assembly, Cabinet Mission, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एंड इन थर्ड क्लास ऑफ पॉलिटी वी डिस्कस दैट part 1, part 2 and part 3 and especially fundamental rights we discuss in last class, correct? तो अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि पॉलिटी में किस तरह से 10 इयर्स में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट, नॉट ओनली फॉर DU LLB, जितनी भी एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज हैं, लॉ एंट्रेंस या और भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, वो मैंने कोशिश करी कुछ आपको क्लियर करवाऊं उन फर्स्ट 3 क्लासेस में। अब हमारा आज का टारगेट क्या है? अब हम अपनी जो नेक्स्ट 3 क्लासेस है वो हम लोग फोकस करेंगे करंट अफेयर्स, राइट? करंट अफेयर्स का क्या पैटर्न होता है? स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज होती है करंट अफेयर्स को लेके कि सर करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स, राइट? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वैसे कहा जाता है कि जो एनुअली एग्जाम होते हैं उन सब में 1 ईयर का करंट अफेयर्स आता है। लेकिन आप लोगों के जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे लॉ एंट्रेंस हो गया या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के जितने एंट्रेंस है, उसमें 6 मंथ्स हम लोग मान के चलते हैं कि लेटेस्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि 80% क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट 6 मंथ्स में से आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर what do you mean latest 6 months? Latest 6 months means suppose आपका एग्जाम in the month of June, right, is going to conduct। अब यहाँ पे क्या होगा कि बिफोर 1 मंथ आपका पेपर फ्रेम होना शुरू हो जाएगा, यानी जो आपका कमीशन होगा वो आपका पेपर मई में फ्रेम करना स्टार्ट करेगा। तो हम ये मानते हैं कि अगर एग्जामिनर जो है या आपका कमीशन मई मंथ में आपका पेपर फ्रेम कर रहा है फॉर जून एग्जाम, तो आपको अप्रैल तक का करंट अफेयर्स रेडी करना है। अब अप्रैल तक के करंट अफेयर्स का मतलब ये हो गया कि अप्रैल, मार्च, देन फरवरी, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये होते हैं लेटेस्ट 6 मंथ्स। तो नवंबर टू अप्रैल 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अगर आप रेडी करते हो, 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स अगर आप ये रेडी करते हो, यानी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको करंट अफेयर्स में से जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा आपसे वो आपकी रेंज में होंगे, करेक्ट? तो उसी तरह से हम लोग टारगेट करते हैं, उसी तरह से फ्रेम करते हैं अपनी क्लासेस को करंट अफेयर्स की। तो अभी हमारा जो टारगेट होगा वो होगा जनवरी, फरवरी और मार्च करंट अफेयर्स इन क्लासेस में, जो हमारी वीकली क्लासेस चल रही है। जैसे आज मैं जनवरी करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और बड़ी टू दी पॉइंट, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या सेक्शन होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि लेटेस्ट 6 मंथ्स, और लेटेस्ट 6 मंथ्स की अगर आपका एग्जाम जून में है तो हम अप्रैल टू नवंबर तक के करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। और वैसे करंट अफेयर्स से और भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज्योग्राफी में क्वेश्चन आया अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो आपको लगा कि शायद ये ज्योग्राफी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि टर्की में 6 फरवरी को, या अभी टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उस, वो था करंट इशू, और उससे डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ना उठा के उसने अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन इंडिया के एस्पेक्ट में पूछ लिया कि हाउ मेनी जोन्स ऑफ अर्थक्वेक इन इंडिया, करेक्ट? तो इस तरह से भी कई बार इनडायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कोई बहुत बर्निंग इशू करंट अफेयर्स में न्यूज में है। तो एग्जामिनर कई बार क्या चालाकी चलेगा, वो हो सकता है आपसे डायरेक्ट करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ना पूछ के उसका बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपसे पुट अप कर दे आपके एग्जाम में, करेक्ट? तो वो हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के साथ साथ। कुछ अगर स्टैटिक जीके से रिलेटेड कोई पॉइंट होगा तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस ड्यूरिंग द करंट अफेयर्स क्लासेस, राइट? तो अब हम चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या सेक्शन है करंट अफेयर्स में। वैसे 9 to 10 सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स में मंथली। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस पाई चार्ट में, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जैसे नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू अगर नेशनल लेवल पे हुआ हो तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल इश्यूज को हम लोग देखेंगे मंथ वाइज। इकोनॉमिक सिनेरियो देखेंगे इंडिया का भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी।
स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो ग्रैंड स्लैम होते हैं हमारे 4, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, यूएस विंबलडन, या कोई बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जैसे क्रिकेट से रिलेटेड हो, या फुटबॉल या हॉकी का वर्ल्ड कप, उससे रिलेटेड कोई मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मींस जैसे कोई इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया हो, या जैसे कोई हमने मिसाइल को टेस्ट किया हो, या कोई हमारा कोई सुपर कंप्यूटर अभी इंडियन हमारी इंडस्ट्री ने फ्रेम किया हो, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट इशू न्यूज में अचानक आ गया हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर्सन इन द न्यूज जैसे कोई नया सीईओ किसी कंपनी का, या हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई को नया बना हो, या कोई सीजीआई रिटायर हो गया हो, या किसी की डेथ हो गई हो, पास्ड अवे, तो ये पर्सन इन द न्यूज, न्यू अपॉइंटमेंट, कोई रेजिग्नेशन हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो, तो पर्सन इन द न्यूज। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में जैसे अभी आपको पता ही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हमारे इंडिया में होने जा रही है, एंड दैट इज G20 कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज G20? G20 डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, और इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी प्रेज हो रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े एफर्ट्स लगाए और G20 की मीटिंग हमारे यहाँ पे उसको कंडक्ट किया। क्योंकि आपके यहाँ पे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्ट होना बहुत बड़ा मैटर हो जाता है ये। जैसे मैं अभी लास्ट वीक बनारस गया हुआ था, तो वहां पे मैं रिक्शा वालों से पूछ रहा था, जब मैं इधर उधर जा रहा था तो मैं पूछता था इन लोगों से कि बनारस में क्या चेंजेस देखने को मिला। तो उन्होंने बताया कि सर काफी डेवलपमेंट हुआ, टूरिज्म काफी बढ़ा जब से मोदी गवर्नमेंट आई। बनारस चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी जी उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी है, तो काफी डेवलपमेंट हुआ बनारस का। तो उसी में से एक ऑटो वाले ने मेरे को बताया कि सर अभी ना 17 अप्रैल से G20 मेला शुरू होने वाला है यहाँ पर, जो पूरा 1 मंथ चलेगा। तो खूब ऑल ओवर इंडिया से G20 के टूरिस्ट यहाँ पे बनारस में आएंगे। तो मैंने कहा उससे कि तुम्हें क्या फायदा होगा, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? कहने लगा सर खुश होने वाली बात है, इतने सारे फॉरेनर्स आएंगे, जो मैं आपसे भी 100 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उनसे 200 रुपए लूँ, मिस्टर जॉनसन से, एंजेला से। तो कहने का मतलब ये है कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। तो ये तो आप समझ ही गए कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, और इंडिया को जब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया इस तरह से छाता है, तो उससे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से हमें लोन लेने में बड़ी सहूलियत मिल जाती है। तो इंडिया की एक रेपो बनती है इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंडक्ट करने के लिए, राइट। और फिर उसके अलावा एक मिसलेनियस सेक्शन होता है, कुछ भी अगर कुछ बच गया जो अचानक अचानक न्यूज में आया, जैसे अर्थक्वेक मैंने आपको बताया, तो वो मिसलेनियस सेक्शन में डाल देंगे। वैसे वो इंटरनेशनल न्यूज भी बन सकती है, टर्की और सीरिया से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल न्यूज है। जैसे मिसलेनियस में हम लोग अवार्ड्स ले सकते हैं, बुक एंड ऑथर्स ले सकते हैं, जो मैं अभी आपको जनवरी करंट अफेयर्स में दिखाऊंगा। तो ये सारे सेक्शंस को हम लोग कोशिश करेंगे 1 मंथ के करंट अफेयर्स में इनको कंप्लीट करते हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 4 to 5 मैगजीन्स और 3 to 4 न्यूज़पेपर को जब पूरा मंथ वाइज पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ नहीं तो 800-900 न्यूज निकलती हैं। उसमें से कहीं जाकर हम लोग आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 50 to 60 इंपॉर्टेंट, जो आपके डायरेक्ट टारगेट को हिट करती हैं, वो वाली न्यूज मैं आपके साथ कोशिश करूंगा, डिस्कस करूंगा। यानी 4 मैगजीन्स, 3 न्यूज़पेपर का कलेक्शन, जिसमें से 900 न्यूज होंगी, उस 900 में से फिल्टर करके 50 to 60 फैक्ट्स मंथ वाइज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस ओनली इन आर करंट अफेयर्स क्लासेस, राइट। तो आप देख लो कि कितनी मेहनत आप लोगों की बच जाती है। और अगर आप ये 50-60 फैक्ट्स और पॉइंट्स भी इनको भी रिवाइज नहीं कर पाए, तो फिर बहुत चिंता की बात है। एटलीस्ट ये तो आपको करना ही चाहिए, करेक्ट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले फिर जस्ट वाइल्ड गेस कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जनवरी करंट अफेयर्स के, उसमें कुछ ट्रेडिशनल, इनडायरेक्टली ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी होंगे। तो कोशिश करना आप मेरे को आंसर देना, जस्ट वाइल्ड गेस, जैसा अभी तक आप देते आ ही रहे हो आंसर। तो लेट अस स्टार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एंड आई थिंक होप ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, G20 मीटिंग टू टेक प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जनवरी 31। फिर ये तो भी मैंने आपको बातों बातों में इसका आंसर भी बता ही दिया। स्टेटमेंट नंबर 2, NRI डे हम लोग हर साल मनाते हैं अपना, प्रवासी भारतीय दिवस, क्यों मनाते हैं वो डिस्कस करेंगे क्लास में। और अभी कास्ट सर्वे भी हमारे यहाँ पे होने जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं कभी कि SC कितने, ST कितने, जनरल कोटा कितना। तो वो कौन सा स्टेट फर्स्ट टाइम कास्ट सर्वे कंडक्ट कर रहा है, और प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना हो तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देता है,
ये 4 स्टेटमेंट्स है, प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर फास्ट। ओके सिद्धार्थ सी, ओके फाइन। एंड यस, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? सो अपर्णा ने आंसर दिया, दीपिका मिश्रा ने आंसर दिया है, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। एंड अनिष्का ने भी आंसर दिया सी, सार्थक ने दिया है आंसर सी, ओके करेक्ट करेक्ट है। एंड ठीक है, चेक करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिया वो भी मन ही मन इंट्रोस्पेक्शन तो आप कर ही लो। अनुभूति सिंह ने भी आंसर दिया है, तो आप कोशिश करो, देखो आपका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर है कि पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया में होने जा रही है। और अगर पहला रॉन्ग है तो मैं ए को तो चूज नहीं करने वाला, तो मेरे लिए ए तो आउट। मेरे लिए डी ऑप्शन भी आउट हो गया, करेक्ट। नॉन नॉन रेजिडेंट इंडियंस, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे। अब देखो, ये मैंने आपको ट्रेडिशनल बात भी बता दी करंट अफेयर्स के साथ कि 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे अपार्थिड मूवमेंट फाइट करके, और उन्हीं की याद में हम हर साल एनआरआई डे मनाते हैं। तो गांधी जी हिंदुस्तान के फर्स्ट एनआरआई थे। तो देखो, हो गई ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें पता लग गया। जिनको नहीं पता वो अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर ले। सो एनआरआई डे 9 जनवरी एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार हमारा 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। और आप सोच रहे होगे सर, आजाद तो हम 47 में हुए थे, तो अभी तक पिछले 70 सालों में हमने 17 प्रवासी दिवस ही बनाए, ऐसा क्यों? उसका आंसर मैं आपको दूंगा बाद में। फिलहाल पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सर्वे स्टार्ट किया, बिल्कुल सही। नीतीश कुमार जी आजकल प्राइम मिनिस्टर के प्रबल दावेदार हैं, और उनका मानना यह है कि मैं तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दूं और मैं पीएम की पोस्ट के लिए फाइट करूं नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन। तो आजकल वो सारे ऑपोजिशन को जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं, और बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट सर्वे कुछ अलग हटके करूं, ताकि थोड़ा सा मेरा भी धूम धड़ाका हो जाए। तो इस वजह से इसका राइट आंसर है बिहार। अब ये सब चीजें न्यूज से भी पता लगती हैं, तो थोड़ा न्यूज पे भी आप लोग फोकस करना अभी 1-2 महीने। एंड प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना हो, तो अगर आपको आइडिया हो, तो वो चीफ जस्टिस को अपना रेजिग्नेशन नहीं देता, वो अपना रेजिग्नेशन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड 2 and 3 करेक्ट। सो माय आंसर इज सी, 2 and 3। एंड आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट, अनुभूति सार्थक एंड अदर स्टूडेंट्स गेव राइट आंसर सी। सो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जनवरी करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, और देखो इसका आंसर, जस्ट वाइल्ड गेस लगाना है। रंजन गोगोई को अगर आप जानते हो, आप सब लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो, लॉ एंट्रेंस की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई काफी फेमस रहे अपने टाइम पीरियड में, और अभी करंट अफेयर्स में वो न्यूज में भी है। किस वजह से न्यूज में है, देख लो अब आप। स्टेटमेंट नंबर 1 है, फिर सेकंड स्टेटमेंट रंजन गोगोई से रिलेटेड है, एंड थर्ड ऑल्सो रिलेटेड टू रंजन गोगोई। यस, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर देना जब आप आंसर दोगे, मींस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, राइट, लाइक दैट। सो प्लीज फास्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देना, सो दैट हम लोग फिर अपने टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करें। सो वेल, दीपिका ने आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 2C। ओके, वेरी गुड दीपिका। चेक करते हैं अभी कि आप सही हैं या गलत। एंड व्हाट अबाउट अनुभूति, सार्थक एंड अदर स्टूडेंट्स? वैसे एक बहुत बड़ा कॉमन सेंस है, अगर आप उसका यूज करोगे, जो ईश्वर ने आपको प्रचुर मात्रा में दे रखा है, तो मेरे ख्याल से विद इन सेकेंड इसका आंसर निकल जाएगा। कई बार हम लोग फैक्ट्स में उलझ जाते हैं और थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। सो वेल, मुझे लगता है मैं आंसर दे देता हूँ। नीरू सिंह का आंसर आया 2D। ओके, एंड चलो ठीक है, अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ, और आप देखना कि मैं किस तरह से इसका आंसर निकालूंगा। मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट का आइडिया नहीं है, तो अभी मैं स्टार मार्क करता हूँ इसको। मुझे सेकंड स्टेटमेंट का भी आइडिया नहीं है, तो ठीक है, अभी मैं स्टार मार्क करता हूँ। पता नहीं 46 थे या नहीं, और 7 ईयर्स के लिए बने थे या नहीं, क्योंकि 7 ईयर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा लग रहा है मुझे रॉन्ग हो सकता है। बट थर्ड स्टेटमेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ that third statement is not correct. Why? Because he is serving as a member of the Lok Sabha, having been nominated. President Ramnath Kovind, लोक सभा में नॉमिनेटेड वाला सेक्शन ही हट गया है ना, और वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड होते हैं।
तो आप समझ रहे हो, तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि लोकसभा में कभी भी कोई नॉमिनेशन नहीं होता एक्सेप्ट एंग्लो इंडियन, और वो भी अब खत्म हो चुका है एंग्लो इंडियन। तो उसका मतलब इसका आंसर थर्ड तो रॉन्ग है, और अगर थर्ड रॉन्ग है तो बस ना तो मैं ए चूज करूंगा, ना मैं बी चूज करूंगा, ना मैं डी चूज करूंगा। तो मेरे लिए तो बड़ा सिंपल हो गया, इसका आंसर सी है। इन स्पाइट ऑफ दिस आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहला स्टेटमेंट तो अब हमें क्लियर हो ही गया कि इसका मतलब सही होगा, बिल्कुल सही है। इनकी अभी बुक रिलीज हुई है, डायरी नंबर 1। एंड 46 चीफ जस्टिस तो ये थे, लेकिन 7 साल के लिए नहीं, 7 साल के लिए टोटल जज थे सुप्रीम कोर्ट के, 13 मंथ्स के लिए सीजेआई बने थे, नॉट फॉर 7 years। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया होगा। तो रंजन गोगोई जनवरी करंट अफेयर्स में काफी छाए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ एंट्रेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश करो, बताओ मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी साल अगस्त में इसकी कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन कहाँ वो आपको देखना है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, अगर आपने कभी सुना हो, कुछ आइडिया हो आपको ब्रिक्स के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। यस, फास्ट। ब्रिक्स साउथ अफ्रीका में होस्ट करेगा अगस्त 23 में। ठीक है, कुछ आइडिया नहीं है। एंड ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन 2009। कुछ आइडिया नहीं है। हेडक्वार्टर शंघाई में हो सकता है, अगर सी स्टैंड्स फॉर चाइना। लेकिन अगर मैं इसके मेंबर्स देखूं तो मेंबर्स थोड़ा सा देखा जा सकता है, BCRIS। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वेल, सार्थक और दीपिका ने आंसर तो दिया है, कृतिका ने भी, लेकिन अभी मुझे कंफ्यूजन है कि आंसर आप लोग शायद क्वेश्चन नंबर 3 का ही दे रहे होगे। ओके ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी इसमें स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट स्टार मार्क कर देता हूँ, थर्ड स्टार मार्क कर देता हूँ, लेकिन फोर्थ में मुझे इतना आइडिया है कि बांग्लादेश तो नहीं है। बी स्टैंड फॉर ब्राजील, राइट। सो सिद्धार्थ ने बोला 3B। लेट अस चेक, let me check. B stands for Brazil, R stand for Russia, I is China, sorry India, China and South Africa। तो उसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है, और अगर फोर्थ रॉन्ग है तो फिर से मेरा काम इजी हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट ए, नॉट गोइंग टू ऑप्ट सी, नॉट गोइंग टू ऑप्ट डी, एंड माई राइट आंसर इज बी। तो अगर मुझे ये तीनों स्टेटमेंट नहीं भी पता थे, तो ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द फोर्थ मैंने 1 2 3 को मान लिया कि ये बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका कंडक्ट करेगा। 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर है चाइना, इसका हेडक्वार्टर है चाइना शंघाई में। करेक्ट। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स, होप आप लोगों ने से कुछ स्टूडेंट्स ने एफर्ट्स लगाए, उनके लिए लेट मी क्लैप फॉर दोज स्टूडेंट्स, दोज पुट एफर्ट्स इन दिस 3 क्वेश्चंस क्विज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड होप आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं तो वैसे स्टेटमेंट वाइज जानबूझ के आपसे पूछता हूं, ताकि मैं एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूं, क्योंकि टाइम कम होता है। लेकिन आपके एग्जाम में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ब्रिक्स की नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां होने जा रही है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना। तो आपका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन में क्लब करके 3 4 क्वेश्चन को पूछ लेता हूं। तो अगर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, इट मीन हमने 10 to 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अराउंड हमने डिस्कस कर लिए। करेक्ट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जनवरी करंट अफेयर्स। तो वेल, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल न्यूज पर आते हैं। अब क्या क्या इसमें बड़ी क्रिस्प वे में हम लोग फिर से, जैसे हमने पॉलिटी को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आजकल छाई हुई है कि अंडर वाटर मेट्रो ऑपरेशन शुरू होने वाला है एक स्टेट में, और वो स्टेट जो है में दिसंबर 2023 में स्टार्ट होगा। तो पहले तो मैं आपको ये इसके दर्शन करवा दूं, इसकी इमेज दिखा देता हूं आपको। ये वही स्टेट है जहां पे सबसे पहले हिंदुस्तान में मेट्रो स्टार्ट हुई थी। तो आप देखो कितना ब्यूटीफुल इमेज है ये अंडर वाटर ये मेट्रो चलेगी। और ये वेरी गुड अंशिका शर्मा, द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेरी गुड अपर्णा, करेक्ट। तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट हुई थी, वेस्ट बंगाल में, और अंडर वाटर दीदी। अब दीदी ने ऐसी थोड़ी ना खेला होबो करके नरेंद्र मोदी को धाराशाही कर दिया, कुछ तो काम चल ही रहा होगा बंगाल में, जिसकी वजह से दीदी की धूम मच रही है, और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में।
तो बिल्कुल अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे भी शुरू होने जा रही है, कैलकाटा। और ये कहाँ से कहाँ तक है एक बार इसको देख भी लेते हैं। अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा मैंने डिटेल्ड डाला हुआ है, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, ना चाहो तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बस इसलिए कि जब मैं आपके साथ नोट शेयर करूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उस न्यूज से रिलेटेड, तो उस न्यूज से रिलेटेड मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। करेक्ट, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि हुगली रिवर में ये शुरू होगी, और आप देख सकते हो ट्विन सिटी है हावड़ा एंड कैलकाटा। करेक्ट, तो वहां पर इसको स्टार्ट किया जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड न्यूज पर, नेशनल न्यूज। अब सेकंड न्यूज क्या थी, अगर आप देखोगे तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ने एक प्रज्वला प्रज्वला चैलेंज स्टार्ट किया है। अब ये प्रज्वला चैलेंज योजना क्या है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो अब भारत सरकार ये मानती है कि यार रूरल डेवलपमेंट करने के लिए ना मैं अकेली काफी नहीं हूं, मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो भाई आप में से लॉ लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का अगर मन कर रहा है कि सर मैं कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हूँ, कोई बायोडाइवर्सिटी प्लांट लगाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई नैनो यूरिया प्लांट लगाना चाह रहा हूँ आपके इस पर्टिकुलर विलेज में, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो भारत सरकार आपको इनवाइट कर रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है कि अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है, कोई इनोवेटिव आइडिया है हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो प्लीज सामने आओ, हमें बताओ कि आप हिंदुस्तान के रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकते हो। और अगर आप कोई बहुत धांसू आइडिया है आपके पास, तो प्रज्वला चैलेंज हम आपको देते हैं, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान के यूथ हैं वो सामने आए और हमें बताएं कि आपके पास क्या इनोवेटिव आइडिया है हिंदुस्तान के रूरल डेवलपमेंट के लिए। स्पेशली वुमेन्स अगर सामने आए तो हम उनको अच्छे से स्टार्टअप देंगे, उनको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस योजना का नाम है प्रज्वला चैलेंज, राइट। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में शायद आ जाए कि प्रज्वला चैलेंज या ये योजना या ये प्रोजेक्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपका सीधा आंसर होगा रूरल डेवलपमेंट। तो अभी मुझे जनवरी की दो बातें पता लग गई कि एक तो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होने जा रही है, वेस्ट बंगाल, और प्रज्वला चैलेंज रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भारत सरकार की योजना है जिसमें वो यूथ को इनवाइट कर रही है कि आप सामने आओ। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अभी मैं कुछ सालों से ना आपके एग्जाम में एक और इम्पोर्टेंट तरह का क्वेश्चन देख रहा हूँ। कुछ इंस्टीट्यूट्स के ना हेडक्वार्टर डायरेक्टली वो पूछ लेता है आपका आपका एग्जामिनर। तो अभी जो कोई नए हेडक्वार्टर्स, नए इंस्टीट्यूट्स डेवलप हो रहे हैं इन 6 मंथ्स में, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके जो सेंटर पॉइंट है वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हिंदुस्तान में अमित शाह ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया है कर्नाटका देवनहली में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है और उसका फाउंडेशन स्टोन अभी रखा है। और कहाँ पर है ये, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हो सकता है कल को आपके एग्जाम में सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, CDTI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या उसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे ले डाउन किया है, तो उसका आंसर होगा कर्नाटका देवनहली। वैसे डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप समझते हो ना, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो 1985 की बात है, करमचंद एक डिटेक्टिव सीरियल आता था, ये शाहिद कपूर के जो पापा हैं पंकज कपूर, उनका याद है आपको वो अगर आप देखोगे ना सोनी लिव पर उनकी सीरीज है वैसे करमचंद। उनकी एक सेक्रेटरी होती थी किटी, वो गाजर कैरेट खाती रहती थी ऑलवेज। और एक व्योमकेश चैटर्जी करके एक डिटेक्टिव सीरियल आता था दूरदर्शन पे। तो ये डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा जो ट्रेनिंग देगा इस तरह की, जो आजकल जितने भी क्राइम्स होते हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आपको इस इंस्टीट्यूट में दी जाएगी। तो इनके कोर्सेज होंगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डेवलप कर रही है भारत सरकार। करेक्ट, ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 4 पर आते हैं। तो मैं आपको ब्लू ब्लू कलर, जो मैंने ब्लू फॉन्ट कलर यूज करा है ना, आप भी जब मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा तो प्लीज आप ये ब्लू कलर वाली न्यूज को आप पहले फोकस करना। हाँ, व्योमकेश बख्शी, यस वेरी गुड, करेक्ट। आपका नाम तो बिल्कुल डिटेक्टिव वाला ही है, IR228। तो खैर जो भी आपका नाम है, लेकिन IR228 ने बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है, व्योमकेश बख्शी, करेक्ट। सो स्मार्ट प्रोग्राम पर आते हैं। अब ये स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, अब आप देख ही रहे हो, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और अब आयुर्वेद ने बड़ी धूम मचा रखी है। हिंदुस्तान का एक ही मेडिसिन है आयुर्वेदा। और अगर आपने कभी सुना हो हिस्ट्री में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक और सुश्रुतु चरक संहिता 100 AD के बहुत पहले फर्स्ट डॉक्टर थे जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काफी काम किया। फिर आपने शायद अगर नाम सुना हो धन्वंतरी, है ना, तो ये बड़े रिनाउंड आयुर्वेदाचार्य थे हिंदुस्तान के एंशियंट टाइम पीरियड में। चरक, सुश्रुतु, धन्वंतरी, धन्वंतरी गुप्ता पीरियड में थे, चरक और सुश्रुतु 100 AD में माने जाते हैं।
तो भारत सरकार भी आजकल आयुर्वेदा पे काफी काम कर रही है। तो एक प्रोग्राम भारत सरकार ने स्टार्ट करा है, स्मार्ट प्रोग्राम। अब ये स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, उसके लिए मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ अगली स्लाइड में दे रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे स्मार्ट प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर है आपके साथ। लेकिन अगर आप नहीं याद करना चाहते तो कोई बात नहीं, लीव इट। बस आप इतना याद रखो कि स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है टू डेवलप, और स्कोप डेवलप करना है आयुर्वेदा मेडिसिन का। करेक्ट। तो अभी मुझे 3 बातें समझ में आ गई। स्मार्ट रिलेटेड टू आयुर्वेदा प्रोग्राम, प्रज्वला योजना रूरल डेवलपमेंट, एंड अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यस, और अमित शाह ने एक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डेवलप किया, उसका फाउंडेशन डाला देवनहाली कर्नाटका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सारी की सारी न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी राइज हुआ है 8.30% इन दिसंबर 2022। देखो ये बात तो अगर आप न्यूज चैनल थोड़े सुनते हो तो आपको पता है, जितना भी ऑपोजिशन है वो नरेंद्र मोदी जी को लेकर, इस बात को लेकर तो घेरता रहता है ऑलवेज, कि हमारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है ना, और इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है। ये दो ड्रॉबैक, अकॉर्डिंग टू ऑपोजिशन, ये दो ड्रॉबैक हैं भारत सरकार के। जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर आपने देखा होगा, कभी कांग्रेस के टाइम में आज से 10 साल पहले 500 रुपए का था, आज वो 1100 रुपए को टच कर रहा है, 1050 1100 का एलपीजी गैस सिलेंडर। तो नो डाउट इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। और मैं मानता हूँ उसका रीजन है कोरोना की वजह से 2 साल हिंदुस्तान लॉकडाउन रहा। तो ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, और अभी तो यूएस में रिसेशन आया हुआ है। तो खैर, आपको बस इतना याद रखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के भी डाटा रिलीज करे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसमें बताया कि लमसम 8.5% जो है परसेंटेज हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग हर साल ना एक इंडियन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन होता है एवरी ईयर। ये अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। जनवरी में देखो जनवरी में 2 इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एनआरआई डे और एक इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस। अब इसका पर्पस क्या है, पहले तो एनआरआई का पर्पस आप समझ लो, बाहर के जितने भी हमारे एनआरआई है उनको बुलाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, उनको उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि भारत माता की कसम तुम्हें, तुम इंडियन ओरिजिन से जुड़े हुए हो तो प्लीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एनआरआई डे मनाने के पीछे हमारा टारगेट क्या होता है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना इंडिया में, और स्पेशली एनआरआई इन्वेस्टर्स को। करेक्ट। 108 साइंस कांग्रेस क्या है, ये इंडिया के सारे साइंटिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं हर साल जनवरी में। भारत सरकार उनसे उनके प्रोजेक्ट पूछती है, उनके फ्यूचर मिशन पूछती है, यानी इस साल आपका क्या क्या टारगेट है। साइंटिस्ट जैसे वो कंप्यूटर से रिलेटेड साइंटिस्ट है, इसरो से रिलेटेड साइंटिस्ट है, हमारे डीआरडीओ से रिलेटेड साइंटिस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड साइंटिस्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट है। सारे साइंटिस्टों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे उनसे डिस्कशन करा जाता है उनके साथ भारत सरकार का, कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या सपोर्ट चाहिए। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात यह है कि इस बार का इंडियन साइंस कांग्रेस सेशन जो है ये कहाँ पे हुआ, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सेशन हुआ कहाँ पे था। ये सेशन हुआ था, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। दिस सेशन वाज हेल्ड इन गुजरात। करेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है। 108 साइंस कांग्रेस हर साल होती है, तो कुछ सालों के बाद मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। करेक्ट। उसके बाद जो सबसे धमाकेदार न्यूज है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं आपको इसको कवर कर देता हूँ इस न्यूज को। तो अभी मैंने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस हमारी हुई जनवरी में, और एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद बाकी न्यूज देखते हैं इस स्लाइड की। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि ये जो हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है और उसका पर्पस क्या है। देखो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव किया, और ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी सोर्स है जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे कोल को जब हम लोग यूज करते हैं तो एमिशन होता है CO2, और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी हार्मफुल गैस है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है। हाइड्रोजन हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विद इंडस्ट्री। दिस गैस हैज बीन यूज्ड टू फ्यूल कार्स, एयरशिप्स, स्पेसशिप्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम लोग बाहर से इसको इंपोर्ट करते थे,
अब हम इसका प्लांट खुद लगाने जा रहे हैं, तो बड़ी धमाकेदार न्यूज है कि हम खुद अपने यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो है जनरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस जनरेट करेंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, तो पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि 5 मीट्रिक मिलियन टन जो है एनुअल प्रोडक्शन का हमारा टारगेट है। 60 to 100 गीगावाट हमारी कैपेसिटी होगी इसको जनरेट करने की, एंड 125 गीगावाट जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क। तो ठीक है, हम ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जा रहे, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाले फैक्ट जरूर आपको बताना चाहूंगा। 1 लाख करोड़ रुपए की सेविंग होगी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, वो अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम खुद अपनी जनरेट करेंगे। और सबसे धमाकेदार न्यूज, जो लोग बोलते रहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अब इस तरह की जब भारत सरकार बड़े बड़े प्लांट लगाती है तो कितना फायदा होता है। ये ऐसी है कि किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक तो क्या हुआ कि आपका इंपोर्ट डिक्रीज हुआ, तो उससे आपका ट्रेड बेनिफिट हुआ, समझ लो, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो इसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड सरप्लस होगा हिंदुस्तान का। दूसरा, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट होगा, तो इंपोर्ट डिक्रीज हुआ, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हुआ, और चूंकि प्लांट लगा तो फिर ये राम दीन श्याम दीन रमेश सुरेश सब जॉब करेंगे यहाँ पर, तो 6 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। और जब आगे चलकर फिर हम इन्वेस्टर से बोलेंगे कि आओ हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, तो डॉलर आएगा, एफडीआई, डॉलर इंक्रीज होगा, एफडीआर इंक्रीज होगा हिंदुस्तान का। तो अब आप समझ गए, ये सब बेनिफिट्स होंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है जनवरी करंट अफेयर्स की, करेक्ट। चलो अब हम उसी स्लाइड पर देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जैसे फर्स्ट टाइम शिवा चौहान becomes फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन। वैसे सियाचिन जो है आपको पता ही है, वहां पे -10, 20, 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहां पे जनरली फीमेल्स को डिप्लॉय नहीं करा जाता। पहली बार शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन बनी जिनको ऑपरेशनली डिप्लॉयड किया गया, तो आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर। तो ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का एक बेस्ट एविडेंस है, बेस्ट एग्जाम्पल है, जो भारत सरकार ने इनको परमिशन दी वुमेन को सियाचिन में डिप्लॉय करने के लिए। तो ठीक है, अच्छी न्यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, लॉ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इनैगोरेट करा है संविधान उद्यान इन जयपुर। अब ये क्या है, एक बार इसको मैं अभी समझा देता हूं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आप ये भी समझ लें कि मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, इमोइनु एरातपा। तो ये कुछ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हैं। जैसे अगर आपको याद हो, जब हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था ना कि आर्टिकल 29-30 वो हमारे जो माइनॉरिटीज हैं वो एजुकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एजुकेशन सेंटर, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल हो गए, फोक डांसेस हो गए, ये जब कभी हो, जैसे बिहू आपने सुना होगा, आसाम का कितना फेमस डांस है। मोदी जी अभी आसाम गए हुए थे, तो वहां पर अराउंड 10,000 लोगों ने एक साथ बिहू किया। मैं देख रहा था न्यूज पे, और बिल्कुल ताल और ताल, रिदम से रिदम मिला के 10,000 लोग एक साथ बिहू परफॉर्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी के सामने। तो बहुत फेमस फोक डांस है। उसी तरह से इरातपा, इमाइनु इरातपा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मणिपुर का। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पे स्लाइड पे शेयर की हुई है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्या पर्पस है। आप रीड करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ इतने से भी काम चल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा मणिपुर, करेक्ट, राइट। अब हम आते हैं वो जो अभी हम बात कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू ने एक उद्यान को अभी इनैगोरेट किया है, संविधान उद्यान। तो क्या है ये, सिंपल है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एफर्ट्स लगे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस तरह से एफर्ट्स लगाए, 2 साल 11 महीने, तो वो एक तरह से ना प्रदर्शनी है, एक एग्जीबिशन टाइप है, वो एक पार्क है। उस उद्यान में इस तरह से कुछ अलग अलग पिक्चर्स, इमेजेस, कुछ रेत के माउंट्स के कुछ अलग अलग स्टाइल से फिगर्स बनाई गई हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो ना, उद्देशिका लिखा हुआ है इस बुक में, उद्देशिका, प्रियम्बल, करेक्ट। और आप देखोगे तो ये गणतंत्र दिवस लिखा है कि हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह का एक बहुत ही ब्यूटीफुल उद्यान बनाया है जयपुर में, और द्रौपदी मुर्मू ने उसका इनॉग्रेशन किया है, करेक्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने इस स्लाइड के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिस्कस कर ली, इंडियन साइंस कांग्रेस ठीक है, शिवा चौहान डिप्लॉय हुई सियाचिन में,
मुर्मू ने संविधान उद्यान इनॉग्रेट किया जयपुर, एंड पीएम मोदी ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू आसाम। ये मैं भी लास्ट वीक देख कर ही आया हूँ, तो ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रूज बहुत सुंदर है। मैंने इसको देखा, वाराणसी से आसाम अभी ये चलेगा, और मैं बैठा नहीं था लेकिन मैंने इसको देखा क्योंकि मैं घूमा वहां पे रिवर में, 84 घाट्स को मैंने देखा, तो वहां पे क्रूज खड़ा हुआ था। ठीक है, और मणिपुर में हमने वो सेलिब्रेट डिस्कस किया फेस्टिवल, और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। करेक्ट। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी ये न्यूज जनवरी की। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेल, अब उसी तरह से एक और फेस्टिवल है मणिपुर का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। तो दो, इरतपा एंड गान नगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर, और दोनों के दोनों फेस्टिवल मणिपुर में जनवरी मंथ में आते हैं। तो इनकी एक फोक डिएटी है, फीमेल डिएटीज होती है, जैसे होता है ना कुल देवता, कुल देवी, उससे रिलेटेड इनके फेस्टिवल्स हैं दोनों मणिपुर में। करेक्ट। बाकी G20 की कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, और ये जनवरी से मार्च तक की कॉन्फ्रेंस चलेगी। अप्रैल में मैंने जैसे भी आपको बताया कि G20 मेला होगा बनारस में, एंड G20 के डेलीगेट्स आने शुरू हो गए हैं। कल भी एक कॉन्फ्रेंस है कलकत्ता में G20 की। तो मैं एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उस एनजीओ के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, उनका उनके साथ टॉक है G20 में। वो कुछ स्पिरिचुअल कुछ बताएंगे, कुछ शेयर करेंगे। इंडिया स्पिरिचुअलिटी के लिए तो बड़ा फेमस है, तो G20 में उनका एक थोड़ा सा स्पीच है हाफ एन आवर की। तो काफी इंपॉर्टेंट है, G20 इंडिया कंडक्ट कर रहा है इस साल। करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड यस, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि 108 इंडियन साइंस कांग्रेस ना, आप इसको क्लियर कर लेना। मैंने शायद आपको गुजरात बताया था, लेकिन ये नागपुर है, नागपुर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में। करेक्ट। तो गुजरात में इसका पहला सेशन था, फिर उसका सेकंड सेशन इसका नागपुर में हुआ, 108 साइंस कांग्रेस का। ठीक है, आगे चलते हैं, कम टू नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपसे पूछ ही लिया था, अभी एमसीक्यू में मैंने आपसे 2 पॉइंट्स पूछे थे। 17 प्रवासी भारतीय दिवस, तो इस बार का एनआरआई डे हमारा कौन सा स्टेट में हो रहा है? मध्य प्रदेश, एमपी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जनवरी में 2 न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एनआरआई डे और 108 साइंस कांग्रेस। एनआरआई डे कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। 108 साइंस कांग्रेस कहाँ पे हो रही है? नागपुर, महाराष्ट्र में। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में हमारे यहाँ पे खुल रहा है। तो ये वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये पाम लीव्स क्या होती हैं, पहले मैं आपको इसके दर्शन करवा दूं इस इमेज में। तो आप देख रहे होगे कि पहले ये पेपर, पेन, कागज, नोटबुक तो होती नहीं थी। पेपर का डेवलपमेंट हुआ 100 एडी में। सबसे पहले पेपर डेवलप किया चाइना ने। चाइना से टेक्नोलॉजी पहुंची इंडिया, इंडिया से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से यूरोप। करेक्ट। उससे पहले हमारे यहाँ पे भी एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा ना, वो वेद ऋषि, वो पाम लीव्स होती थी, उसके ऊपर मोर्क पंख से, और फिर वो कोई इंक यूज करते थे, कुछ कलर्स होते थे, नेचुरल कलर्स से वो लिखते थे। तो पाम लीव्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने राम सेतु, एक मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की, अगर आपने देखी हो, तो उसमें भी वो एविडेंस अक्षय कुमार जब ढूंढता है कि क्या वो राम सेतु सही है या गलत, तो उसको भी वो पाम लीव्स के वो एविडेंस मिलते हैं, और उसी से वो अंदाजा लगाता है कि श्रीलंका में ये लंका की लोकेशन है, और इस तरह से राम जी लंका पहुंचे होंगे। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्शन करके इनका एक हम म्यूजियम हमने डेवलप किया है, और बहुत बड़ी न्यूज है, तिरुवनंतपुरम केरला में। करेक्ट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर दी थी कि बिहार गवर्नमेंट बिगिंस कास्ट सर्वे इन स्टेट। करेक्ट। सो पहले आप जल्दी से मेरे को बताओ कि यहां तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, यहां तक क्लियर है, या कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई, प्लीज मेरे से पूछ लो। इज इट क्लियर अप टू दिस? ओके, थैंक यू नेहा, थैंक यू दीपिका, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? थैंक यू नीरू, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सार्थक। ठीक है, तो मतलब अभी तक आपको यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया वो आपको क्लियर है। थैंक यू अनुभूति, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, गुड। अब आगे देखते हैं, कुछ और न्यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। फिर मैं ध्यान से सुनना है सारी न्यूज, मैं अभी लास्ट में क्वेश्चंस पूछूंगा, एमसीक्यूज पूछूंगा, ये जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपसे सब पूछूंगा, ये अभी फिर से आ जाएंगे ये एमसीक्यूज में सारे पॉइंट्स। ठीक है, अब आते हैं एक बड़ी धमाकेदार, नेक्स्ट धमाकेदार न्यूज क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा इरिटेटिंग न्यूज बता देता हूँ आपको। कभी कभी ना मतलब ऐसा लगता है मेरे को, जब मैं ये करंट अफेयर्स कवर कर रहा होता हूँ ना, पढ़ रहा होता हूँ मैगजीन,
तो एक पल को तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, एक पल को मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार कुछ कर्म होते हैं ना लास्ट इनकारनेशन के, तो चाइना का जन्म ही हुआ है हिंदुस्तान को इरिटेट करने के लिए। और पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो हमें हमेशा प्राउड फील करवाता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया तो हम बड़े खुश हुए, हमारी छाती चौड़ी हो गई, 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया हमारा। क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि यार ये देखो, ये हमारा छोटा भाई पाकिस्तान, ये अभी तक यहाँ रोटी के लिए स्ट्रगल चल रहा है, और हमें देखो बिग ब्रदर बिग बी, हमने हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च कर दिया। सूर्य के ऊपर अभी हम मिशन भेजने वाले हैं, आदित्य वन, उससे भी हाइड्रोजन के बारे में हमें कुछ एविडेंस मिलेंगे, शायद एनर्जी सोर्सेज हमें वहां से मिले। तो जब हम कुछ कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन अगले पल ही एक ऐसी न्यूज आती है जो हमें बड़ा डीमोरलाइज कर देती है। और वो न्यूज क्या आई? चाइना बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन। मतलब हमने तो अभी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बंदा हाइड्रोजन से ट्रेन चला रहा है। और आज से कई साल पहले ये हाइड्रोजन का प्लांट लगा चुका था, 20 साल। तो फिर ये हमारी तरफ देख के मुस्कुराता है कि तुम क्या उसे बच्चे को देख के ऐसी खुश हो रहे हो, मेरे से टक्कर लो। तुम अभी हाइड्रोजन प्लांट लगा रहे हो जो मैं 20 साल पहले लगा चुका था। तो फिर थोड़ा सा हम डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो खैर, अब आप देख लो चाइना मतलब कितना स्ट्रांग कंट्री है ये। पता नहीं, मतलब ये तो हक्का नूडल्स खा खा के स्ट्रांग हो गए, और हमें तो इतनी बीमारियां लग गई इनके फास्ट फूड खाकर। लेकिन अगर आप देखो तो ये बताओ, ये पहला कंट्री बन गया जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन चला रहा है। अभी तो हमने प्लांट लगाया, अभी हम जनरेट करेंगे, फिर हम उसे इंडस्ट्री में यूज करेंगे, फिर कहीं जाकर ट्रेन में कहीं यूज होगा आज से 10-15 साल के बाद। तब हम जब शुरू करेंगे तब ये पता नहीं और आगे चला जाएगा हमसे 15 साल। तो खैर, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है वासनार अरेंजमेंट। अब ये क्या है, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एक वासनार अरेंजमेंट है वियना। वियना आपको पता होगा ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो ये क्या है पहले इसे समझते हैं। 1996 में ये एक एग्रीमेंट था, ये साइन हुआ। 42 कंट्रीज ने इन्होंने साइन किया आपस में। अब ये क्या अरेंजमेंट क्या है कि मैं कभी भी कोई भी वेपन्स बनाऊंगा तो मैं इन 41 कंट्रीज को बताऊंगा जी ये मैंने ये बनाया है। पर्पस क्या है इसका? मतलब पर्पस, मैं इसको अपनी कंट्री के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करूंगा, या मैं इस वेपन्स को, या मैं जो भी मैंने टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उससे वर्ल्ड को क्या फायदा होगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वासनर एग्रीमेंट बस इतना है कि चोरी छिपे कुछ भी नहीं बनाना। जो भी बनाओगे ऑफिशियली डिक्लेयर करोगे, और सबसे पहले डिक्लेयर करोगे उस ईयर के जो चेयरमैन होगा, जो कंट्री चेयरमैन होगा उसको बताओगे। फिर वो कंट्री रेस्ट 40 कंट्रीज को एक्सप्लेन करेगा आपकी टेक्नोलॉजी। तो आप उस टेक्नोलॉजी को इन कंट्रीज में बेच भी सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा वासनर अरेंजमेंट क्या है। जो भी नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करोगे स्पेशली वेपन्स में, ताकि आप कोई पता चला चोरी छुपे आपने ऐसा भयंकर बॉम्ब बना दिया, कोई केमिकल वेपन बना दिया, और अचानक ही आपने धप्पा कर दिया, जैसे चाइना ने कोरोना वायरस फैलाया सबको, ऐसा माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। यूएसए तो यही ब्लेम लगाता है। अब अगर चाइना वासनर अरेंजमेंट का मेंबर होता, राइट, तो उसे बताना पड़ता कि ये मैंने क्या हरकत करी। लेकिन अगर वो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो नहीं बता रहा चूंकि वो मेंबर नहीं है, और मेंबर होके भी कई बार कई कंट्री छुपा लेती हैं, बड़ी बड़ी कंट्री की ऐसी हिम्मत हो जाती है। तो खैर, मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये न्यूज शेयर की क्योंकि इंडिया इसका ऑफिशियली इस बार चेयरमैन बना है। यानी अब रेस्ट 41 कंट्रीज कुछ भी नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो हिंदुस्तान को सबसे पहले उनको बताना होगा। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, 1 मिनट मैं जरा। ओके फाइन, सॉरी, सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि वासनर अरेंजमेंट जो है वो 96 में था। ठीक है, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता।
लेकिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी इस साल वासनार अरेंजमेंट का चेयरमैन कौन कंट्री बना, तो आपका आंसर होगा हिंदुस्तान, इंडिया, करेक्ट। और क्या ये मिशन है, क्या पर्पस है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उत्कर्ष 2.0 फॉर अ पीरियड ऑफ 2023-2025 लॉन्च किया। मैं आपको बिल्कुल अभी लेटेस्ट एक न्यूज शेयर करता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, लुधियाना में रहते हैं, पंजाब में। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी नीस है, उनके साथ अभी एक फ्रॉड हुआ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी उसको शेयर किया, फेसबुक पे भी शेयर किया, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था। आप लोग ध्यान से सुनना इसको, और आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहना। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, तो क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो गया, उसे एक्टिवेट करना होता है ना क्रेडिट कार्ड को। तो उनके पास काफी टाइम से कॉल आ रहा था एक्टिवेट करने के लिए, ये बार बार कार्ड देती थी, इसको टाइम नहीं लग रहा एक्टिवेट करने का। उसने फिर कॉल किया एक दिन, इसने कॉल उठाया, उसने कहा मैम आपकी अब लास्ट डेट है एक्टिवेट करने की, अगर आपने इसे एक्टिवेट नहीं करा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो प्लीज आप इसे एक्टिवेट कर लो। तो पता नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी बात है, वो खाली इनसे कंफर्म कर रहा है कि आपका नाम ये है, उसने कहा हाँ। उसने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसने कहा हाँ। उसने सब कुछ पूछा, कुछ नहीं, कंफर्म किया सिर्फ कि ये है, उसने कहा हाँ यही है। वो खुद बता रहा है। तो जब कोई पूछेगा आपसे तो आप यही बोलोगे हाँ भाई ठीक ही बोल रहे हो आप। और कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार बंदा बैंक से ही है, इसका मतलब। एक्सिस बैंक की बात बता रहा हूँ आपको, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, उसी में उनका सेविंग अकाउंट भी था। उसने इनको कहा कि आप जो है आपके पास एक ओटीपी आया होगा। उसने कहा सर मैं ओटीपी आपके साथ शेयर नहीं करने वाली, मैं खुद बैंक जाके एक्टिवेट कर लूंगी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एक्टिवेट करवा दूंगा आपको, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है, ये करेक्ट है आपकी इन्फॉर्मेशन। 1.5 घंटे के बाद एक मैसेज आया, 3.5 लाख रुपए डेबिट हो गए। 1 घंटे के बाद फिर मैसेज आया, 1.5 लाख रुपए डेबिट हो गए। 5 लाख रुपए डेबिट हो गए 2 घंटे के अंदर। तो वो ये बता रही थी, अगर आप फेसबुक पे आप देखोगे, तो वो ये बता रही है कि कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी भूल गई, कुछ मेल आईडी, मेरा एक बहुत पुराना मेल आईडी जिसका पासवर्ड मैं भूली हुई हूँ, वो बंदा उस पासवर्ड को रिकवर कर रहा है। तो इतनी इतनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन किसी बैंक के एम्प्लॉय के पास ही हो सकती है आपके बारे में। तो वो ये ब्लेम भी लगा रहे थे कि शायद ये एक्सिस बैंक के किसी एम्प्लॉय का ही फ्रॉड हो। तो मतलब इस तरह से ये फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन। तो आरबीआई क्या कर रहा है, मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा था। आरबीआई ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया। आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन जो है आरबीआई ओम्बुड्समैन का ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपको बोलता रहता है ना लिमिट सेट कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। कितनी लिमिट आप सेट कर दो, उसने लिमिट भी सेट कर रखी है, 30,000 से ज्यादा आप उसके अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकते। लेकिन हैकर्स के लिए कोई लिमिट नहीं, वो 5 लाख रुपए डेबिट कर गया 2 घंटे के अंदर। तो ये आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। मैंने भी ट्वीट किया सब जगह, पंजाब के सीएम को, डीजीपी को, आरबीआई के गवर्नर को, आरबीआई ओम्बुड्समैन को, मैंने भी ट्वीट करके डाली है सारी स्टोरी। लेकिन अभी पता नहीं, प्रभु कृपा, अब अगर मिल जाए तो रिकवर हो जाए 5 लाख, तो बहुत बड़ी बात है। खैर उनकी तो पूरी मेहनत पूंजी बच्चों के लिए इन्वेस्ट करा हुआ था, वो पैसा वो सब उड़ गया। तो अभी आरबीआई 2.0 एक योजना है आरबीआई की, एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, enhance relevance and significance in national and global roles, transparent accountability, best in class, इनोवेटिव, डायनामिक, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी आरबीआई ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है कि मैं अपने बैंक को बेस्ट बैंक बनाना चाहता हूं, अपने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। लेकिन अब मैं इस न्यूज को पढ़ भी रहा था और साथ साथ वो फ्रॉड भी दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार आप कितनी कोशिश कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साइबर क्राइम तो आप रोक नहीं पा रहे। हैकर्स जब चाहे, और सबसे बड़ी बात, उस बंदे का डेट देखो, उसका फोन नंबर ऑन है, यानी इसका मतलब वो इतना खुल गया है फ्रॉड करते करते कि उसे इस बात का भी डर नहीं है कि मैं ट्रैक हो जाऊंगा। तो वो बता रही है फेसबुक पे अपने इंटरव्यू में कि हम उसे 3 दिन से फोन कॉल कर रहे हैं, उसका फोन रिंग बज रही है, बेल जा रही है, और बीच में उसने 1-2 बार फोन उठा भी लिया, और मतलब उसने बस यस नो करके फोन काट दिया। तो उसका मतलब फोन ऑफ नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ इतना स्ट्रांग नेटवर्क है इनका कि इनको पता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे तो आरबीआई अभी सेलिब्रेट कर रहा है, योजनाएं बना रहा है उत्कर्ष 2.0, और वहां पे हिंदुस्तान के लोगों के साथ अगर इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है आरबीआई की कैपेबिलिटी और उनके बैंकिंग सिस्टम पर, करेक्ट। तो खैर उत्कर्ष 2.0 आरबीआई का विजन है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम बनाना है इन फ्यूचर। तो खैर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, उत्कर्ष 2.0 योजना आरबीआई से रिलेटेड है। खैर अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और हैं। खैर ये हमारे लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन का एमडी और सीईओ बना, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ ट्रेडिशनल बात बताना चाह रहा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का पहला, नॉट हिंदुस्तान इनफैक्ट, एशिया का पहला स्टॉक मार्केट है, पहला स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डेवलप हुआ था, ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था। तो ना केवल हिंदुस्तान, ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फॉर दैट रीजन मैंने ये न्यूज आपके साथ शेयर की। तो आप कोई बात नहीं, आप ये भूल जाओ, लेकिन आप एटलीस्ट ये याद रखना। उसके बाद सेकंड, सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल सुजोय फॉसन टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ बीएसएफ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा था सीआरपीएफ और बीएसएफ के बारे में। पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, शायद आपने कभी सुना हो। एक तो हमारी मेन आर्मी हो गई ना, मेन आर्मी है, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट पे आप देखते हो ना, सीआईएसएफ के जवान, हमारी चेकिंग जो है सीआईएसएफ करती है। हिंदुस्तान की जितनी भी नवरत्ना कंपनीज हैं, उन सब नवरत्ना कंपनीज में सीआईएसएफ सिक्योरिटी संभालती है। यानी नेशनल लेवल पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट की, उन सबको सीआईएसएफ देखती है। एक होती है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, पीएससी, आपने इनके नाम सुने होंगे। रैपिड एक्शन फोर्स, जो वो ब्लू वर्दी पहन के नहीं आ जाते जब कभी लाठीचार्ज करते हैं, किसानों का ये एजिटेशन चला 1 डेढ़ साल, या कुछ भी टर्मोइल एजिटेशन हो जाए, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच जाती है। तो एक बार आपके ना 10 ईयर में क्वेश्चन आया था, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है इन सब में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी। तो आप बताना, सीआरपीएफ सबसे ओल्डेस्ट रैपिड एक्शन फोर्स है हिंदुस्तान की। 1933 अराउंड में इसका ओरिजिन हुआ था सीआरपीएफ का। बीएसएफ जो है 1964 में, आपको याद होगा इंडो पाक वॉर हुई थी 1965, उस समय हमने बीएसएफ बनाई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही डिप्लॉय रहते हैं। भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, अगर शायद आपने कभी सुना हो। आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन का नाम क्या है। मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास जब आपसे लूंगा तो मैं वहां पे आपको थोड़ा समझाऊंगा। भारत पाकिस्तान की वो लाइन जो ड्रॉ हुई, कब हुई, रेड क्लिफ उसका नाम था, आज भी रेड क्लिफ नाम है। एलएसी एलओसी में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे, करेक्ट। तो भी सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 1939, बीएसएफ का ओरिजिन हुआ इंडो पाक वॉर के आसपास 1964-65 में, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, कम टू नेक्स्ट न्यूज। अब लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे बुक एंड ऑथर, जिससे मैं दो बुक आपके साथ शेयर करूंगा जनवरी में। एक तो डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, जो हमने डिस्कस कर ली अपने एमसीक्यू में, और एक शशि थरूर, तो आपको पता ही है, बहुत ही रिनाउंड ऑथर, प्रोलिफिक राइटर है। उनकी एक अभी नई बुक रिलीज हुई है, अंबेडकर, अ लाइफ ऑथर्ड बाय शशि थरूर, वाई आई एम अ हिंदू। एंड बहुत सारी बुक शशि थरूर ने लिखी हैं, उसमें से अभी जो लेटेस्ट अभी उनकी बुक आई है मार्केट में, अंबेडकर अ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इसलिए लगा कि लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लॉ एंट्रेंस पे क्या पता है ये बुक आ जाए आपके एग्जाम में, करेक्ट। सो शशि थरूर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज इंपॉर्टेंट है, जैसे जनवरी में एक जो इंपॉर्टेंट डेज है वो है 1 जनवरी, ग्लोबल फैमिली डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर का क्वेश्चन है। जैसे 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं हम लोग, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पता हो। तो आप एटलीस्ट ये 2 डेज आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये डे इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कभी साल में ना, ये 3-4 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसका आंसर बताना, 24 जनवरी, करेक्ट। खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एम आई विजिबल, मेरी आपको विजिबल है मेरी स्क्रीन? ओके
ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। उससे पहले हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली, सरपास जापान। तो अब ये कुछ इस तरह के भी सर्वे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, जो आपको थोड़ा सा इनको भी याद रखना है। इन ये जनवरी में जैसे एक सर्वे हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सर्वे था ये। अब ये सर्वे क्या था कि इंडिया जो है वो बना है, बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली, सरपास जापान। तो ऑटो मार्केट में सबसे ज्यादा, मतलब ऑटो व्हीकल्स जिसने बेचे, तो नो डाउट इसमें चाइना टॉप पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकंड नंबर पर है, और अभी इंडिया ने बाजी मारी और सरपास किया जापान को। तो इंडिया अब आ चुका है थर्ड रैंक पर। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने काफी व्हीकल्स को अभी सोल्ड किया। इन लास्ट लास्ट ईयर का सर्वे होता है, जनवरी में डिक्लेयर हुआ, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके अंदर वो है FSSAI इश्यूज रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस फॉर फर्स्ट टाइम। इससे पहले चावल को लेकर FSSAI एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप में से कोई मेरे को बताएगा इसमें पहला S के बाद जो दूसरा S है उसका मतलब क्या है? या अगर आप में से किसी को इसकी फुल फॉर्म पता हो FSSAI की, कई बार आप जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज करते हो उस पे FSSAI का मेंशन होता है। इसको इससे पहले आपको इससे पास करवाना होता है, तभी आप उस प्रोडक्ट को बेच पाओगे, अदरवाइज वो इलीगल है बेचना, करेक्ट। तो आप में से किसी को आइडिया है इसकी फुल फॉर्म अगर कोई बता पाए? FSSAI, जिसने अभी रिसेंटली बासमती राइस के लिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेट करे हैं कि अगर इस स्टैंडर्ड पे आपका बासमती, जैसे इंडिया गेट बासमती राइस है, तो उसको FSSAI से परमिशन लेनी होगी। ओके, फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट, स्टैंडर्ड। ओके, सेकंड ऐसे जो स्टैंडर्ड है, कृतिका ने भी आंसर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि ये भी आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है, कि इसकी फुल फॉर्म एक बार एक एग्जाम में पूछी थी, तो वो मैं आपको बता दूं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 2006 में ये एक्ट बना था। 2006 का मतलब आप समझ गए होंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना, फूड रिलेटेड इश्यूज इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ये सारे चीजों को हैंडल करता है, करेक्ट। जैसे मैगी है, चॉकलेट्स है, टॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उन सब को FSSAI से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसको मार्केट में बेच पाओगे, करेक्ट। तो अभी लेटेस्ट न्यूज क्या है करंट अफेयर्स की, कि बासमती राइस के लिए नॉर्म सेट किए गए। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑटो इंडस्ट्री में इंडिया का भी धूम धड़ाका शुरू हो गया, थर्ड नंबर पे इंडिया आ गया ऑटो मार्केट में ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड USA। एंड FSSAI ने राइस के लिए ओके किया। और थर्ड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, केरला बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो अभी केरला जो है, दो तीन चीजों में काफी न्यूज में था। अभी सेकंड न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं केरला से रिलेटेड, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि केरला फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन चुका है। और केरला की लिटरेसी रेट भी हमेशा हाई है। आपको पता है केरला जो है थोड़ा पढ़ा लिखा स्टेट तो है ही, नो डाउट। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वहां पर है, 93% लिटरेट लोग हैं वहां पर। तो बैंकिंग में भी अभी वो आगे निकल चुका है, डिजिटल बैंकिंग में, करेक्ट। वैसे आप देखते होगे ना, जनरली मुझे अभी भी याद है, मैं अभी बैंक बैंक तो बहुत कम जाना होता है, वो ऑनलाइन ही यूज करते हैं। लेकिन अभी कभी बैंक बैंक जाओ तो अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं, बेटा फॉर्म भर दो, हमारा फॉर्म भरा नहीं आ रहा। केरल में आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी। कई बार मुझे लगता है, मैं बैंक में जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है शायद मैं बैंक में ना हेल्प ही करने आया हूँ, अपना काम तो मैं भूल जाता हूँ। तीन चार तो फॉर्म मुझे भरने ही भरने हैं। तीन चार बुजुर्ग लोग तो मुझे पकड़ ही लेंगे, एक दो अम्मा जी पकड़ लेंगे मेरे को, एक दो ताऊ जी पकड़ लेंगे, अच्छा ना होती नहीं, ना कर नहीं सकते आप, फिर वो कहेंगे बड़ा गुरूर आ रहा छोरे में, राइट। तो वो ये अम्मा जी, ताऊ जी, तीन चार फॉर्म तो मैं भर के आता ही हूँ। इसलिए मैं अपना पेन वेन लेके जाता हूँ, मुझे पता है आधे घंटे का काम है ना, 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा अपना काम, आधा घंटा ताऊ जी और बुआ जी का फॉर्म भरना होगा। लेकिन केरला के बैंकों में जाके ऐसी परेशानी नहीं होगी, वहां सारे एजुकेटेड है, सबको पता फॉर्म कैसा भरना है। इनफैक्ट मैंने एक जगह एडिटोरियल पढ़ा था, 80 ईयर्स के लोग भी वहां पे जानते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, बैंक में जाके क्या प्रोसीजर है, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे पैसे जमा करने हैं। तो खैर, अब उसके बाद मैं आपको जरा फटाफट जल्दी से एक लास्ट न्यूज की तरफ ले चलता हूँ, फिर मैं ये कुछ करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स इसमें रह गए वो आपको कवर करवाऊंगा। लेकिन एक लास्ट न्यूज, फिर मैं आपसे कुछ MCQs पूछता हूँ। और ये लास्ट न्यूज क्या है? वो लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स से रिलेटेड,
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ ये लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको एंड करते हैं। तो ये न्यूज है जी आपकी, यस, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में होता है ग्रैंड स्लैम। हर साल जनवरी में ग्रैंड स्लैम होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसका मैंस विनर वुमेन सिंगल है सबलंका, एरिना सबलंका एंड नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन मैन सिंगल जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। उसके बाद जो सबसे धमाकेदार न्यूज थी, जर्मनी बीट बेल्जियम, मैंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता जर्मनी ने, बहुत धमाकेदार न्यूज है। और इंडिया ने इंग्लैंड को डिफीट किया था वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। तो ये चारों स्पोर्ट्स की न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट, दो ऑस्ट्रेलिया ओपन के मैन सिंगल वुमेन सिंगल, जर्मनी हॉकी वर्ल्ड कप का विनर, और इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीता। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर जनवरी करंट अफेयर्स। होप आपको कुछ बातें आज समझ में आ गई होंगी। रिमेनिंग पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, लेकिन अब मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ। होप यू ऑल आर रेडी टू गिव द आंसर वट एवर वी डिस्कस इन दिस क्लास, करेक्ट? सो प्लीज गिव द आंसर। ये जश्न मनाते हुए अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, राइट? और ये इमेज है जर्मनी बीट बेल्जियम, इसमें इंडिया की रैंक थी 9th, इंडिया 9th रैंक पर रहा मेंस हॉकी में। और ये थे दो विनर ऑस्ट्रेलिया ओपन के, Sabalenka and Novak Djokovic Australia Open title 2023, right? So please give the answer now, be ready, and please read it carefully and then give the answer, please, fast. ओके, सो अपर्णा ने बोला फर्स्ट ए, ठीक है। एंड कृतिका ने ए बोला है आंसर, अनुभूति ने ए दिया है आंसर, सिद्धार्थ, ऋत्विक, सभी का आंसर ए है। ठीक है, चेक करते हैं कि आप लोग सब सही हैं या गलत। स्मृति सिंह भी 1A, सार्थक 1A, दीपिका मिश्रा 1A, अंशिका शर्मा 1A। ओके, लेट मी चेक। सो वेल, इंडियाज unemployment rate rises 8.30, correct है जी। शिवा चौहान becomes first woman officer to be operationally deployed in the Siachen, correct है। President Murmu inaugurated संविधान उद्यान in जोधपुर, no, it was जयपुर। And Mizoram celebrated Imoinu Iratpa festival, I think मणिपुर था इसका आंसर। So that's why third and fourth wrong है, third and fourth wrong, and first and second correct, so no doubt the right answer is A. Very good everyone, good one. It means कि आपने सिंसियरली सुना था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। ओके, सो अपर्णा का आंसर है 2D। ओके, लेट मी चेक व्हाट अबाउट अदर। सार्थक ने भी आंसर दिया डी फॉर दिल्ली। ओके, एंड यस, नहीं दीपिका का आंसर डी है, स्मृति सिंह का आंसर डी है, नीरू सिंह का आंसर डी है, करेक्ट। एंड यस, ऋत्विक का आंसर डी है। ठीक है, चेक करते हैं, अब देखते हैं आप सही हैं या गलत। तो सबसे पहले FSSAI स्टैंड्स, बिल्कुल करेक्ट है ये, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड, अनुभूति ने डी दिया है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2006, करेक्ट है जी। एंड वासनर अरेंजमेंट इन वियना इंडिया विल ऑफिशियली chairmanship 1st January 2024। ओके, रॉन्ग, 2023, राइट। एंड बुक टाइटल्ड, बिल्कुल रॉन्ग है ये शशि थरूर की थी। नॉट करेक्ट बताना, 3 and 4 इसका राइट आंसर होगा, एंड डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड एवरीवन, राइट आंसर है आप लोगों का, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, करेक्ट है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, प्लीज गिव द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करा करो साथ साथ। ओके, सो सिद्धार्थ इज वेरी फास्ट, 3D, अपर्णा 3C। ओके, एंड यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सार्थक 3C, ओके।
Okay, Smriti Singh 3B. Smriti is not agree. Okay, so Aparna 3D, Kritika D. Okay, let me check. देखते हैं आप लोग सही हैं या गलत, चेक करते हैं. India becomes fourth largest auto market globally. Wrong. Third, FSSAI issues regulatory standard for potato. No. For rice. Pakistan becomes country's first fully digital banking. No. Kerala. So not correct. नॉट करेक्ट तो मेरे ख्याल से ऑल नॉट करेक्ट है, सभी के सभी रॉन्ग है. वेरी गुड. सो आई थिंक नीरू सिंह को समझ में आ गया होगा कि आंसर इसका 3D है, नॉट सी. करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. यस, प्लीज गिव द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट. Okay, so Siddharth 4B. Okay, let me check. Aparna 4B. Aparna also agree with Siddharth. And what about others? Sarthak. Okay, Sarthak 4B. Okay, fine, fine, fine. Anshika 4B, Anubhuti 4B, Neeru Singh B, Ritvik B. So maximum student giving answer B. Okay, Neeru Singh B, Ritvik B. Right, Gritika B. Okay, let me check. So well, Sabalanka has won women's single in US Open. Oh, wrong. Australia Open. Djokovic, Australia Open. Correct hai. Belgium beat Germany to win hockey World Cup in Bhubaneswar. So I think wrong hai. Germany beat Belgium. And India defeated Australia. India defeated England, I think. So are correct, I think. So इसका आंसर होगा नन. आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए या नहीं, 2 ओनली. यस, बी इसका आंसर होगा. करेक्ट है. तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे एंड मैक्सिमम स्टूडेंट आई थिंक गेव आंसर बी. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. करेक्ट है. गुड वन. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है हाफ. तो थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आई थिंक शायद निकल जाए आंसर. 24 is wrong. सो इंडिया फ्रांस का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा. बट मैंने डेज को शायद आपके साथ डिस्कस किया था अभी बातों बातों में. बट स्मृति सिंह इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी सेड 5D and Aparna 5A. Okay, and Neeru Singh 5D for Delhi. Correct. And yes, what about others? Deepika 5D, Ritvik 5D. Okay, and Deepika Mishra 5D, Kritika D. Okay, ठीक है. तो चेक कर लेते हैं. इंडिया फ्रांस, देखो अभी तक मुझे जो पता था वो इतना ही पता था कि ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी है, तो ये तो मेरे लिए करेक्ट है. नॉट करेक्ट छाटना है अगर, तो सी नहीं होगा, बी नहीं होगा एंड ई नहीं होगा. करेक्ट. तो मेरा आंसर होगा कहीं ना कहीं या तो ए और डी पर. तो इसका मतलब 3 तो कंफर्म है कि 3 जो है वो नॉट करेक्ट है. इसका मतलब इंडिया ने यूएई के साथ नहीं करी ज्वाइंट एक्सरसाइज. करेक्ट. तो देखते हैं, इजिप्ट के साथ वैसे इसने करी है, इसलिए 3rd रॉन्ग है. और अगर आपको याद हो तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मैंने भी आपको बताया था 24 जनवरी है ना. 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे होता है. नेशनल वोटर्स डे तो आप लोग के लॉ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड. तो 4th भी रॉन्ग है. और अगर 4th रॉन्ग है तो फिर तो मुझे कुछ ज्यादा ना समझना है ना कुछ कहना है, और मेरा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मुझे 2 ही पता थे और 2 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर निकल गया. 3 and 4. द राइट आंसर इज डी. Very good everyone, thank you for your participation. Please tell me your score. How many of you scored 5 out of 5? कितने ऐसे स्टूडेंट है जिनके पांचों के पांचों क्वेश्चन ठीक हुए? है कोई ऐसा महारथी, कोई अतिरथी इन द क्लास? और स्मृति सिंह के 3 ठीक हुए. वेरी गुड स्मृति. कृतिका के गीता ने बोला यस. अब यस का क्या मतलब होता है पता नहीं, लेकिन सार्थक ने बोला 5 out of 5. कृतिका के भी 5 है. वेरी गुड. एंड दीपिका मिश्रा 4. वेरी गुड. एंड नीरू 3. अंशिका 5 out of 5. वेरी गुड, वेरी गुड. तो खैर जिन स्टूडेंट्स के एटलीस्ट 3 भी ठीक हुए आउट ऑफ 5, so let me clap, and special clapping for those students those score 5 out of 5. So thank you very much students. होप आपको जनवरी करंट अफेयर्स में कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए. मैं नोट्स अभी शेयर करूंगा और इसका रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड विल स्टार्ट फेब्रुअरी करंट अफेयर्स. सो आई थिंक वी शुड लीव नाउ.
Okay, so bye bye students, we'll meet in next class. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you.